बिलासपुर में डीपीएस स्कूल का वार्षिकोत्सव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह में पहुंचे। छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं ने गीत संगीत की प्रस्तुति दी। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए शामिल। सीएम साय ने विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। बलरामपुर में तातापानी महोत्सव का आयोजन, दूसरे दिन आदिवासी फैशन वॉक, ट्रेवल फैशन वॉक का आयोजन किया गया। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से होंगे पंचायत चुनाव। अधिसूचना जारी, 18 जनवरी के बाद हो सकता है ऐलान। एक बार फिर बदला मौसम, कल से ठंड बढ़ेगी। शुष्क हवा चलने से गिरेगा रात का पारा। 5 डिग्री सेल्सियस के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बुधवार को 11वां दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें 2 सत्र के 277 छात्रों को स्वर्ण पदक और उपाधि दी गई। 2 छात्रों को चांसलर मेडल और 25-25 हजार रुपए से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, फॉरेस्ट्री विभाग की छात्रा संगीता का सबसे अधिक 3 स्वर्ण पदक मिला है और समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नक्सलवाद और धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तैयारी की गई नई औद्योगिक नीति के बारे में भी बात की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के आदर्शों के अनुरूप तथा आधुनिक समय की जरूरत के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराई। हमारे छत्तीसगढ़ में इसे स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में अपनाया है। निश्चित ही इससे न केवल ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा, अपितु रोजगार की भी नई संभावनाएं पैदा होंगी। रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हमने नई औद्योगिक नीति भी तैयार की है। इसमें छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए उद्यमों को अनेक रियायतें प्रदान की हैं, जिससे प्रदेश में अगले 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है और 5 लाख नए रोजगारों का सृजन होगा। It's a great state and its transformation from a developing state to a hub of opportunities showcases the power of focused development and determined leadership. Education is at the heart of this transformation. I am proud that youth of Chhattisgarh, whether they are from cities or remote tribal belt of the state, can now benefit from institutes of eminence in every walk of life. Chhattisgarh now has AIIMS, IIT, IIIT, IIM, and institutes in law. Just imagine what a change for the better in the education landscape of the state. हमारे लिए गर्व का अवसर और भी बढ़ जाता है कि छत्तीसगढ़ का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर स्थापित है, जो ज्ञान, समावेशिता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। अपनी स्थापना के समय से ही इस विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ की बौद्धिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी प्रतिष्ठा केवल हमारे राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैली है। हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में विख्यात रहा है। इसके पीछे नालंदा और तक्षशिला जैसे ज्ञान विज्ञान से समृद्ध विश्वविद्यालय रहे हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा समाज की प्रगति का आधार है और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने बार बार यह साबित किया है कि शिक्षा कैसे परिवर्तन का साधन बन सकती है। इस विश्वविद्यालय ने केवल शैक्षिक उपलब्धियां हासिल नहीं की है, बल्कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से एक
शिक्षण संस्थान समाज की जरूरतों को पूरा कर सकता है। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा, शराब घोटाले की जांच चल रही है। इसके संदर्भ में हमें कुछ सबूत मिले हैं, जैसे अरविंद सिंह का एक रिकॉर्ड किया गया था बयान हमें मिला था, जिसमें उसने बताया था कि शराब कार्टेल द्वारा 50 लाख रुपए का मासिक भुगतान कवासी लखमा को किया जाता था। इसी के साथ अरुण पति त्रिपाठी गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी के बयान से भी ये पता चला है कि उन्हें कवासी लखमा शराब कार्टेल द्वारा इन 50 लाख रुपए के अलावा 1 करोड़ 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए गए थे। कुल मिलाकर उन्हें हर माह 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। 36 महीने तक ये घोटाला चला। इसका मतलब अपराध की कुल आय लगभग 72 करोड़ रुपए थी। शराब स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई है कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक ये अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं, कोई इकबाल खान है और जैन देवांगन है। इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैयालाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। और सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जो जगन्नाथ साहू ने भी कि यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। मामले में प्रथम दृष्टया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 में दिए गए धन शोधन के अपराध दिखाई पड़े और चूंकि इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका सहयोग बहुत कम रहा और ऐसी संभावना रही कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके संदर्भ में हो सकता है कि अन्य मिलने वाले साक्ष्यों को नष्ट कर सकें, नष्ट करने की प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को रायपुर की विशेष अदालत से बाहर लाया गया। उन्हें कथित शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। कथित शराब घोटाले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, ईडी मामले की जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं कहाँ दे रहे हैं, बोलने कहाँ दे रहे हैं, बोल नहीं दे रहे, पूरा आवाज को दबा रहे हैं। ईडी में पंजीबद्ध प्रकरण है और उसी प्रकरण के अंतर्गत ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है। नहीं मतलब ये बात नहीं है भाई, जो प्रकरण है उसमें स्पष्टता है, रेड पड़ा है, उसमें प्रमाण मिले हैं, हमने पढ़ा है सब कुछ समाचार पत्रों में। बाकी ईडी जानेगी, ईडी ने किया है इसको। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लीकर स्कैम शराब घोटाले को लेकर लंबे समय से ईडी अपनी जांच की कार्रवाई कर रही है। पूर्व में भी कई लोगों की गिरफ्तारियां इस लीकर स्कैम में हुई है और इस विषय को लेकर ईडी तेज गति से जांच की कार्रवाई कर रही है। ईडी ने जांच के प्रक्रम में जिनके खिलाफ भी साक्ष्य उपलब्ध हुआ है उन्हें गिरफ्तार करती है। तो ये ईडी ने जो कार्रवाई की है वो साक्ष्यों के आधार पर की होगी। ये तो
विदित ही है कि जिस दौरान ये शराब घोटाला हुआ था उस समय कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे, पर ये तो ईडी ही बता पाएगी। पर यह है कि बड़ा शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ था और ईडी तेज गति से उसकी जांच कर रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर स्थित डीपीएस स्कूल में 16वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने सीएम सहाय पहुंचे। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डीपीएस स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा गीत संगीत की शानदार प्रस्तुति एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। रंग बिरंगे बलून और लाइट सेट से स्टेज और कार्यक्रम स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारात्मक नीति विकास को एक नया आयाम मिलेगा। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत आज हम 18 स्थानीय बोली भाषा में भी बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं और ये शिक्षा नीति में हम लोग कर रहे हैं। पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है ताकि प्राइमरी स्कूल उसमें बच्चों का नींव ठीक से पड़े और 341 विद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ के पीएम श्री योजना में लागू हैं और एक पीएम श्री योजना में स्कूल अगर शामिल हो जाता है तो जैसे डीपीएस का स्टैंडर्ड है या और भी प्राइवेट स्कूलों का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड में सरकारी स्कूल को ले जाने की हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है। एक स्कूल को 2 करोड़ का बजट भारत सरकार से आता है ताकि उस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, वहां स्मार्ट क्लासेस लगे, वहां पर बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे। ये सब पीएम श्री योजना के माध्यम से हो रहा है। हम लोग भी यहाँ पर एक न्योता भोज, सरकारी स्कूलों में एक न्योता भोज का कार्यक्रम शुरू किए। जैसे सभी लोग अपना जन्मदिन यार दोस्तों के साथ मनाते हैं, कहीं जाके मनाते हैं, तो हम लोग अभिभावकों को ऐसा प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना जन्मदिन या अपने पुरखों का जन्मदिन किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ जाके मनाए। तो ये न्योता भोज का कार्यक्रम भी बहुत फेमस हो रहा है हमारे प्रदेश में। उसी तरह से जैसे प्राइवेट स्कूलों में पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीट जो होता है, वो भी हम लोग सरकारी स्कूल में शुरू कर रहे हैं। इसी साल से शुरू किए हैं तो इसका भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस तरह से सरकार की मंशा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा डिप्टी सीएम अरुण साव की वकालत के ज्ञान पर अब शंका हो रही है। संविधान में हुए 73वें और 74वें संशोधन में कहीं भी निकाय अथवा पंचायत के 5 सालों के कार्यकाल बीतने के बाद भी उसे और बढ़ाने का उल्लेख नहीं है और अरुण साव ने एक असंवैधानिक विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जिस पर आज तक राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर नहीं किए। सबसे पहली बात तो यह है कि अरुण साव जी ने विधानसभा में जो बिल प्रस्तुत किया वो अभी तक के राज्यपाल महोदय ने उसका हस्ताक्षर किया नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो 73वें 74वें संशोधन हुए हैं और उसमें कहीं ये उल्लेख नहीं है कि आपको 5 साल बीतने के बाद भी 6 महीने बढ़ाने के किसी राज्य को या सरकारों को अधिकार है, बल्कि ये है कि प्रथम सम्मेलन से 5 साल पूरा होने के पहले 6 महीना पहले तक के आप चुनाव करा सकते हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद भी असंवैधानिक रूप से किया है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जब इस प्रकार से समय में वृद्धि की तो सुप्रीम कोर्ट गए कुछ लोग और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को फटकार लगाते हुए एक समय बद्ध उनको कार्यक्रम दिया कि इतने दिन में आपको चुनाव कराना है। उसके बाद भी यदि उप मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं जो खुद भी वकालत करते रहे, तो मुझे तो उसके वकालत के ज्ञान पे शंका हो रही है कि इस प्रकार से बात कोई वकील कैसे कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आरक्षण जो मिला है
कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी और भाजपा आरक्षण समर्थक है, तो 33 जिले में एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए, न महिला के लिए न पुरुष के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। जबकि इसके पहले चाहे वो रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे तब, चाहे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहा हो तब, आपने देखा होगा 27 जिले में 7 जिला पंचायत है वो ओबीसी के लिए आरक्षित था और अब भी नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि अरुण साहब महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार ने सुबह ठीक 10 बजे कृषि विभाग पहुंचकर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने उपस्थिति पंजी मंगाकर खुद कर्मचारियों की हाजिरी ली और अनुपस्थित कर्मचारी योगेंद्र वर्मा को नोटिस देने के निर्देश दिए। इस दौरान कृषि उप संचालक FR कश्यप और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। कृषि उप संचालक ने बताया है कि निर्देश अनुसार सभी अधिकारी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत CEO S आलोक भी मौजूद रहे। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है वो ये है कि सभी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं ये कार्यालयीन समय जो कि 10 बजे है उस समय पे अपने जो अपना स्थल है वहाँ पे उपस्थित हो जाए और किसी भी हालत में कोई भी कर्मचारी जो है लेट ऑफिस में ना आए और एक डिसिप्लिन वे में सभी अपना काम करें और जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो मुख्यालय हैं वहाँ पे रहें और किसी भी हालत में बिना परमिशन के मुख्यालय से बाहर प्रवास पे ना रहें। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है कृषि विभाग और PWD विभाग के जो ऑफिस हैं उसका निरीक्षण किया गया और कुछ कर्मचारी वहाँ पे समय पे उपस्थित नहीं हुए थे तो उनको एक कारणवश नोटिस जारी करके 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया। बलरामपुर में 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव के दूसरे दिन आदिवासी फैशन वॉक का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रणवीर साई कहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ जनजातियों से भरा हुआ है और यहाँ के लोगों की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज है और उनकी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने के लिए उनकी संस्कृति को ट्रेवल फैशन वॉक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। लोगों को इन परंपराओं से अवगत कराने के लिए आज ट्रेवल फैशन वॉक का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति का पर्व अभी 3 दिवस जो है महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसे संक्रांति पर्व के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। 14, 15 और 16 तारीख को संक्रांति पर्व का आयोजन है। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन ट्राइबल फैशन वॉक के साथ ही शुरू हुआ है और उसके साथ ही बॉलीवुड के सिंगरों ने अपना प्रस्तुति दिया है। ट्राइबल फैशन वॉक के संबंध में कहें तो हमारा छत्तीसगढ़ मुख्यतः ट्राइबल जनजाति से भरी हुई है और यहाँ पर लोगों की अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं और उनकी जो यूनिक परंपराएं रीति रिवाज हैं उसको सहेजने के लिए उनका जो कल्चर है उसको यहाँ पर ट्राइबल फैशन वॉक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है और यह इस ट्राइबल कम्युनिटी के जो परंपराएं हैं, रिवाज हैं, उनकी वह अन्य लोगों तक भी पहुँचे, छत्तीसगढ़ के और देश विदेश तक जो है इन परंपराओं से अवगत हों। उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज ट्रैवल फैशन वॉक का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में बुधवार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसमें राजपत्र में ईवीएम से चुनाव कराने के संशोधन प्रावधान लागू किए गए हैं। वहीं पर प्रदेश में पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए थे, लेकिन इस बार चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होंगे। वे पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कल से फिर ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। उसके बाद मौसम साफ होते ही रात के तापमान में गिरावट आएगी। बता दें बुधवार को सबसे ठंडा बलरामपुर रहा, जिसका न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। 18 जनवरी से पश्चिमी क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है। इससे उत्तर भारत से शुष्क और ठंडी हवा प्रदेश में पहुंचेगी, जिससे ठंड बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर तातापानी महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने बलरामपुर जिले के लिए 177 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से 198 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। इन कार्यों में 4 करोड़ 41 लाख की लागत से नालंदा परिसर का भी भूमि पूजन शामिल है, जिसका निर्माण बलरामपुर में किया जा रहा है। इसके साथ ही बलरामपुर कॉलेज में ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा भी की है। बलरामपुर जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 177 करोड़ रुपए के 198 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसमें 134 करोड़ रुपया के लागत का 140 काम का भूमि पूजन और 43 करोड़ रुपया के 58 कार्य का लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न किए हैं। मैं पूरे बलरामपुर जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इससे जिले को लाभ होगा और आज खासकर नालंदा परिसर निर्माण का भूमि पूजन किए हैं, इससे हमारे युवा बेटा बेटियों को बहुत लाभ होगा। आज आए हैं तो एकाध कुछ देना पड़ेगा। हमारे मंत्री जी का मांग है कि यहाँ पर कॉलेज में ऑडिटोरियम होना चाहिए ताकि हमारे वहाँ के बेटा बेटियों को कोई कार्यक्रम, कोई सभा, सोसाइटी कुछ भी करने में सहूलियत हो। इसलिए बलरामपुर के कॉलेज में एक ऑडिटोरियम के निर्माण की मैं घोषणा करता हूँ। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।